हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जिसमें हम रियल एस्टेट के बारे में बताने वाले हैं। देहरादून में किस तरीके से प्रॉपर्टीज के रेट हैं ऊपर नीचे जो चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात होगी, और काफी ज्यादा जो चीजें आजकल रियल एस्टेट के अंदर देहरादून में जो हो रही है उस बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ है हमारे फ्रेंड्स कनिष्क शर्मा जी। कैसे हो? बढ़िया जी। साथ में हमने अपने क्लाइंट प्रभात जी को ऐड करा है जो हमसे काफी ज्यादा प्रॉपर्टी ले चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो देहरादून में रियल एस्टेट में चल रहा है। तो कनिष्क जी, आप बताइए, आप देहरादून में बेसिकली काम कर रहे हो, रियल एस्टेट में भी आपको काफी टाइम हो चुका है देहरादून के अंदर। आपका भी एक चैनल है यूट्यूब पे, उसमें भी काफी वीडियोस डलती है। तो आप बताइए रियल एस्टेट के बारे में देहरादून में क्या चीज चल रही है। पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मेरे को इनवाइट किया आज इस टॉपिक से रिलेटेड बात करने के लिए। और मैं बहुत टाइम से सोच भी रहा था कि कुछ ऐसा अगर देहरादून में कोई इस चीज़ के बारे में बात करे, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड रेट्स बढ़ रहे हैं कि कोई कुछ भी मांग रहा है आजकल देहरादून में, है ना। और दूसरी बात यह है कि आजकल व्लॉगिंग के जरिए भी लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। हालांकि ठीक है, एक बहुत अच्छा माध्यम है मार्केटिंग के थ्रू अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज करने का, बट उसमें भी बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो फेयर नहीं कर रहे हैं चीज़ों को ना। क्योंकि मैं आपको सॉरी रोकना चाहूँगा, फेयर नहीं कर रहे हैं इससे आपको क्या मतलब है? देखिए, वैसी कंपटीशन बहुत हाई है आज के टाइम पे। अच्छा। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, वैसे अगर मैं अदर इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो हालांकि उसमें भी बहुत पीक पे है हर जगह आपका कंपटीशन। बट अगर मैं स्पेशली, क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ, तो अगर मैं रियल एस्टेट की ये बात करूँ, हर कोई मेहनत कर रहा है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन फेयर इस हिसाब से नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं या फिर हम कोई लेना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक ब्रोकर जो मार्केट में है वो अपने हिसाब से एक मेहनत कर रहा है ना, अपने हिसाब से इन्वेंटरी दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपने हिसाब से वो मार्केट एनालाइज करके और चैनलाइज करके उस हिसाब से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। बट कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो डायरेक्ट एक तो प्रॉपर्टी में पहुंच जाते हैं, ऊपर से एक्सपोज कर देते हैं कि कहाँ है, क्या है और मार्केट में ओनर कौन है। इस हिसाब से क्या होता है ना, जो मैं ये नहीं कह रहा कि वो करें, वो भी करें, उनका राइट है, किसी का किसी पे कोई हक नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप वो काम कर रहे हो तो थोड़ा एक सिस्टमैटिक वे से करो, है ना। जैसे कि अगर 10 लोग हैं जो प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं देहरादून में, उसमें से बीच में कोई एक ऐसा बंदा आ जाए जो खाली अपने व्यूज के लिए, कि हमें व्यूज चाहिए, हमें अपना चैनल ग्रो करना है। हालांकि स्टार्टिंग में अगर आप उनके चैनल को देखोगे तो कुछ अलग ही कंटेंट चल रहा है, शादी ब्याह मुंडन बच्चे का, ये वो सब चल रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने मार्केट देखा कि यार इसमें व्यूज अच्छा है, हालांकि सब जानते हैं, अगर मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊं, जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स को बताऊं, तो सब जानते हैं कि ये कैसे व्यूज आते हैं। मतलब एक लिमिटेड है व्यूज रियल एस्टेट में भी, उससे ज़्यादा बढ़ते ही नहीं है। चाहे आप अदर स्टेट्स की बात कर लीजिए, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, उधर की बात कर लीजिए, एक लिमिटेड है व्यूज। लेकिन बहुत लोगों ने देखा कि हाँ यार इससे हम ग्रो कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर बाय डिफॉल्ट वैसा कंटेंट डालना चालू कर दिया, जस्ट बिकॉज कि उनको नॉलेज भी नहीं है उस चीज़ का। मैं आई वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम लास्ट नाइट, मैं इंस्टाग्राम परसों चला रहा, मैंने लड़कियों को देखा कि वो भी अब अपने इंस्टाग्राम पेज में प्रॉपर्टीज का शूट करने लगी है। देयर वाज अ लेडी जो घर में उठी और हाय हेलो हाय गाइस, शी वाज लाइक अ ब्लॉगर, और वो सडनली किसी प्रॉपर्टी में दिखाने चलेगी। सो मैंने शायद आपको शेयर भी किया होगा क्या वो एक लेजिट ब्रोकर है भी कि नहीं। देन यू टोल्ड मी कि नहीं, ये कोई ब्रोकर नहीं है, ये बस ऐसी वीडियोस बनाती है। तो इस चीज पे कोई रेगुलेशंस नहीं है क्या? प्रभात जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। देखो, मेन जो ये चीज होता है, कोई अगर ब्लॉगिंग से इस चीज के अंदर आ रहा है तो जहां तक हमें लगता है उसका मान होता है कि हाँ वो व्यूज आए, उससे उसे पैसा है। और उस चक्कर में क्या होता है, वो कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है वो चीज को भी शूट करा, क्योंकि उन्हें प्रॉपर उस चीज की नॉलेज तो है नहीं। राइट है ना। वो कोई भी वीडियो आई, कोई भी किसी का भी कॉल आया कि हमारी प्रॉपर्टी शूट कर लो, ना तो उन्हें स्क्वायर यार्ड का कुछ पता होगा, ना गज का पता है, ना स्क्वायर मीटर का। वो केवल शूट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और एक हो सकता है डिस्प्यूटेड हो। और वहीं अगर जैसे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, आप प्रॉपर किसी रियल एस्टेट एजेंट या कहीं जिनका ऑफिस है उन लोगों के पास अगर आप जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे अच्छे से उन्हें एक अनुभव है और चीज आप एक तरीके से, हालांकि आपसे कुछ फीस लेंगे हो, पर आपको एक सही प्रॉपर्टी देंगे। और कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसे, मतलब एक तरीके से आप उसे पकड़ सकते हो, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। बट मैं ना यहाँ बेसिकली हेट की बात नहीं करना चाहूंगा कि आप क्यों दिखा रहे हो प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली मार्केट में किसी का राइट नहीं है, राइट नहीं है। अगर वो दिखा रहे हैं, हाँ, वो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की चीज होती है, आप कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते राइट, उसमें गलत भी नहीं, लेकिन आप रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकते कि आप मेरे थ्रू जाके वो प्रॉपर्टी खरीदो। और ये कोई वैसा व्लॉगिंग चैनल नहीं है, ये कोई वैसा व्लॉग नहीं है कि आप रैंडम अपनी डेली दिनचर्या दिखा रहे हो, वैसा कोई व्लॉग नहीं है। ये प्रॉपर एक किसी को आप कुछ चीज सेल आउट कर रहे हो, तो आपको उस चीज का एक तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए,
आप क्या चीज़ बेच रहे हो, वहाँ क्या प्राइस चल रहे हैं, आप कुछ भी उठा के आप शूट कर रहे हो, तो उसके लिए फिर आप ही कल के दिन रिस्पॉन्सिबल हो गए अगर आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं, वो ये समझते हैं कि चलो यार हमने ये प्रॉपर्टी शूट कर दी, कोई लेगा, नहीं लेगा तो हमारा तो व्लॉग डल गया। बट ये कोई मेथड नहीं है रियल एस्टेट को प्रमोट करने का। रियल एस्टेट एक बहुत अलग चीज़ है जिसको लोगों ने आजकल व्लॉगिंग बना दिया है, बट ये व्लॉग नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये व्लॉग नहीं है, इसमें बहुत सारे लीगल एक्शन भी लिए जाते हैं, और किसी दिन आप उन पछड़ों में पड़ गए तो सीरियसली कह रहा हूँ, मैं आपके ही बेनिफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरे को ऐसा नहीं है कि कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब करे या ना करे, कोई देखे ना, डजंट मैटर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देहरादून के अंदर भी, बहुत सारे मेरे नोन हैं जिनके मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, बट उनको उस चीज़ की नॉलेज है प्रॉपर, उनको पता है, गाइडलाइंस पता है, उनको पता है किस तरह से क्लाइंट को क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है, क्या चीज़ दिखानी है ना। तो बट वही चीज़ अगर मैं नॉर्मल लोग की बात करूं जो रैंडम आ रहे हैं, वो खाली व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस वाज नॉट राइट कि आप इस तरह से इस प्लेटफॉर्म को खाली व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि अगर आप किसी दिन किसी लीगल मैटर में फंस गए ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बायर एक साइड हो जाएगा, सेलर एक साइड हो जाएगा, फंसोगे आप, क्योंकि चैनल में आपके डला है वो प्रॉपर्टी, और कोई अगर ऐसा बंदा आ जाए तो वो आपको अच्छे से निचोड़ देगा। ये मैं सच कह रहा हूँ, और मैं कहीं ना कहीं आप ही के हक के लिए बोल रहा हूँ। मेरे को अपना कोई इसमें वो नहीं है, तो आप करिए, नो डाउट, आप दिखाइए प्रॉपर्टी, बट लीगल वे। आपको किस तरह क्या चीज़ दिखानी है और आपको नहीं पता, तो आप किसी कंसल्टेंसी या फिर किसी, बहुत सारे लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं, आप उनसे मिलिए, उनके साथ काम करिए, प्रॉपर तरीके से करिए, पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं एज अ कंज्यूमर आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मुझे किसी ब्लॉगर के चैनल पे कोई प्रॉपर्टी दिखी, मुझे पसंद आई, एंड वो चैनल, जो भी वो चैनल चला रहा है, जिसकी भी वीडियो मैंने देखी, अगर वो मुझे डायरेक्टली ओनर का एक्सेस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो मेरा बेनिफिट है ना, तो मैं क्यों ना जाऊं, राइट? हो सकता है वो ब्लॉगर मेरे को ये बोल रहा है कि आप जाओ, ओनर से मिलो, प्रॉपर्टी पसंद आती है ले लो। नहीं, तो आपका ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर कोई डायरेक्ट ले रहा है तो उसको ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ता है। राइट, ब्रोकरेज, एंड कहीं ना कहीं ब्लॉगर को व्यूज मिल गए, लेकिन उसने हेल्प भी तो कर दी है ओनर। बट यहाँ में जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं डायरेक्ट, उनसे भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, मार्केट में ना डायरेक्ट कभी भी आपको बायर नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसमें ये होगा कि आपको दिन भर में n नंबर्स ऑफ कॉल आएंगे जो फेक भी होंगे। अगर आप अटेंड कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, आप डायरेक्ट दीजिए, अपना नंबर शेयर करिए। लेकिन 100 लोग ऐसे होंगे जो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करेंगे, अननेसेसरी आपको कॉल करेंगे, आपके घर पहुंचेंगे। लेकिन एक रियल एस्टेट एजेंट क्या करता है कि वो जो आपका जो गंदगी है वो साइड करके एक जेन्युइन क्लाइंट आपके घर लाता है, और भले वो उसमें 2 रुपया कमा रहा है, लेकिन आपको वो जेन्युइन क्लाइंट ला के देगा। दूसरी बात कि वो आपको अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसका एक प्रॉपर टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग में वो क्लाइंट विजिट करवाएगा, उसके बाद सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, ये तो बात आप जो कर रहे हो ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। आपने ये बात करी ओनर्स के लिए, ओनर्स के लिए ज्यादा बढ़िया रहता है कि आप डीलर्स को अप्रोच करें। मैं एज अ कंज्यूमर बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी लेनी है और मेरे को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया ओनर नहीं का। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जब ओनर वहाँ होना, वो किसी और की प्रॉपर्टी बेच रहा हो, तो फिर क्या करोगे? आपने टोकन मनी दे दिया, आपने एग्रीमेंट भी कर दिया, उसने आपको फर्जी पेपर दे दिए, ये इशू है ना, आपने बहुत एक तरीके से फर्जी पेपर उसने आपको दे दिए, आपने 25% आपने एग्रीमेंट पे पेमेंट कर ली। और इस एग्रीमेंट का क्या होता है, मतलब इसमें 10% देना होता है? नहीं सर, क्योंकि एक तो टोकन मनी होता है। जब मैं भी, जैसे मैंने दिल्ली में ऐसा नहीं था, दिल्ली में मैंने जो प्रॉपर्टीज खरीदी वहाँ ऐसा नहीं, लेकिन देहरादून में जितना भी बार मैंने लिया है, वो पहले टोकन दिलवाते हैं, उसके बाद एग्रीमेंट। कुछ जगह मैंने एग्रीमेंट 10% में किए हैं, कुछ जगह मैंने 25% में किए। तो फिक्स्ड कुछ रेट है सर? मैं आपको बताता हूं, 25%। देखिए, सबसे पहले हमने कोई प्रॉपर्टी आपको दिखाई, ठीक है, आपको वो चीज पसंद आती है, आप अपनी फैमिली को ले आए, उन्होंने भी ओके कर लिया, तो एज अ टोकन मनी का ये मतलब है, आप सपोज 11,000 दे दीजिए या 51,000 हमारे पास दे दीजिए, 5,000 आप दे दीजिए। इसमें क्या होता है कि हम आपको पेपर देंगे प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टीज के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर देंगे, तो उसका होता है 2 या 3 दिन का। ये रिफंडेबल का क्या सीन है? सपोज सर देखो, अगर सपोज जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई लीगल आपने चेक करवाया अपने एडवोकेट से, देखो हम तो बोलेंगे सर सही है, पर वो आपका एक राइट बनता है कि आपको वो प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा अपने लीगल एडवाइजर से। अच्छा। तो मैं व्यूअर्स आप लोगों के लिए भी बोलना चाहता हूँ, कोई भी आप प्रॉपर्टी लो, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीगल एडवाइजर आप अपने रखिए। लीगल एडवाइजर अगर देसी भाषा में कहो, एडवोकेट, वकील, पटवारी अगर मैं बोलूँ तो।
पटवारी तक तो चलो है कि अपना अगर वकील भी आपको जैसे मिल जाता है अपना, तो टोकन मनी हो गई, आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिल गया, ठीक है। उस बीच अगर आप प्रॉपर्टी को ओके करते हो, ठीक है, तो हम आगे करेंगे। अगर इन द सेंस प्रॉपर्टी लीगल में कोई डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, म्यूटेशन नहीं चढ़ा हुआ, तो आप उसे बोलोगे भाई पेपर आपके ओके नहीं है, तो हम आपका जो टोकन मनी, चाहे हमने 51,000 आपसे लिया, चाहे 10,000 लिया, चाहे 11,000, वो हम आप रिफंडेबल होगा। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे को पसंद आ गई, मैंने टोकन कर दिया, मैं घर गया, मैं फादर को दिखाया, उनको 2 दिन बाद पसंद नहीं आई, देन उस केस में क्या होता है? नहीं, पसंद नहीं आई तो सर देखो, कोशिश ये रहती है हमारी कि आपका टोकन मनी आपको वापस। अच्छा, क्योंकि वो टोकन मनी आप अपने पास रखते हो कि डायरेक्टली ओनर को देते हो? बेसिकली जब तक आपने टोकन दे रखा है ना, तब तक इट मींस आपने एक बुकिंग अमाउंट दे दिया है। अच्छा, ठीक है। इन केस कोई लीगल पेपर्स में कुछ भी इफ एंड बट निकलता है तो पूरा टोकन मनी रिफंडेबल होगा। लेकिन अगर वहीं आप जैसे एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट वैसे तो 25% पे होता है, लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने 10% में भी करा है ना। अब उसके बाद क्या होता है, एक श्योरिटी हो जाती है टुवर्ड्स योर सेलर और बायर का कि हाँ आपको अब ये प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है पूरा लीगल नोट लिखा जाता है कि इतने टाइम के बाद। तो चलो एग्रीमेंट की बात है, टोकन की मैं बात करूं, सपोज मुझे पसंद आ गया, पेपर्स ठीक है, पेपर्स तक बात ही नहीं गई, 2 दिन बाद मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं आई, वो सर वापस वो आपके अकाउंट में डालते हैं। क्योंकि देखो हमें क्या होता है, हमें अगर ओनर या हम बिल्डर से आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो हम वो चीज उन्हें बोल देते हैं, सर देखो इनका टोकन आ चुका है, आप फिलहाल प्रॉपर्टी को होल्ड कर लीजिए। क्योंकि देखो हमारा तो ये काम है ना, हमारा चलता है कि हम ओनर से हम रुकवा सकते हैं। वहीं आप अगर ब्लॉगर से आप ले रहे हो, तो ब्लॉगर की बात कहाँ ओनर सुनेगा? नहीं, ब्लॉगर ठीक है, चलो ठीक है, आपने टोकन की बात कर ली कि टोकन रिफंड हो जाता है, राइट। और लीगल अगर पेपर सही नहीं हुए फिर तो आप लोग रिफंड कर लोगे। अब मैं एग्रीमेंट में आता हूँ, ठीक है, पेपर भी चेक करवा लिए, पसंद भी आ गई प्रॉपर्टी, मैंने एग्रीमेंट कर दिया, 20%, 25%, 50%, जितना भी था। बट कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी आती रहती है, कुछ भी आ गई, और मैं आपको बोलूं एज अ बायर कि यार अब मैं प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, एंड मैं ऑलरेडी आपको 25%, मैंने 3-4 करोड़ का पेमेंट कर भी दी, उस केस में क्या होता है? आप पैसा वो वापस करने वाले हो? सर देखो मोस्टली क्या होता है, इसीलिए जो हम कहते हैं देहरादून में खास तौर से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 25% हम इसीलिए रखते हैं ताकि जो अगर 25% दे रहा होगा तो वो एक तरीके से कंफर्म होगा कि हाँ मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। नहीं, हाँ, अगर रही बात 5% की, तो सर वो हो सकता है सर वो मुकर जाए। एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशन लिखवाए जाते हैं कि अगर आपको रजिस्ट्री के लिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम, वैसे तो मिनिमम जो क्राइटेरिया वो 3 मंथ्स का होता है, बट अगर आपको उसको एक्सटेंड भी करवाना है, कोई फाइनेंशियल कोई इशू आ गया है, मिनिमम 3 महीने का तो नहीं होता है, मैंने तो कई बार रजिस्ट्री नेक्स्ट डे भी करी है। नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं, आप बोल रहे हो ना मिनिमम, तो उसमें एक्चुअली लोग सोचेंगे कि कम से कम 3 महीने का टाइम देना पड़ता है। नहीं, मिनिमम तो ऐसा है ना, मेरे को आज पसंद आई मैं कल रजिस्ट्री कर, मिनिमम तो कोई डेट नहीं है, मैक्सिमम 3 मंथ्स होता है। बट आपने जैसे बोला कि अगर मैंने एग्रीमेंट करा दिया उसके बाद मेरा पैसा रिफंडेबल है कि नहीं है, तो उस केस में क्या है कि आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। मैं ड्यूरेशन की, वो आपकी बात सही है, बट लेनी पड़ेगी आपको प्रॉपर्टी फिर ये, क्योंकि देखो उसमें पूरा लीगल हो चुका है अब, है ना, उसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटीज आ चुकी हैं, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटीज तो नहीं कह रहा, कुछ लीगल स्टैम्प्स आ चुके हैं उसमें आपका, और उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जा चुके हैं। बेसिकली होता भी है कि ना मार्केट में एक्चुअली एक्सपोज हो जाता है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। अच्छा, उस केस में कनिष्ठ ये चीज भी होती है, जैसे हमारे सामने काफी चीज सामने आई प्रभात जी, उसमें ये चीज भी होता है कि कई बार अगर हाँ उसे प्रॉपर्टी से आपने कहा प्रॉपर्टी ले ली और पसंद नहीं आई है, एग्रीमेंट पसंद वाली बात नहीं, लेना ही नहीं है, कोई इमरजेंसी, हाँ कुछ इमरजेंसी आ गई ना, पसंद तो मेरे को आई तभी मैंने एग्रीमेंट किया, आगे नहीं लेना या फंड अरेंज नहीं हो रहा कहीं से, कुछ भी XYZ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले तो देखो हमारा काम है बीच में, हमने आपकी डील करवाई, तो हम ओनर से बात करते हैं इस चीज के ऊपर कि देखो ऐसी बात है। देखो काफी बार क्या होता है कि ओनर चीज को लेके समझ जाता है, हाँ कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, और कई बार अगर कुछ और चीज है उसमें थोड़ा बहुत जो अमाउंट है वो डिटेक्ट होके, तो मतलब बेसिकली ओनर पे डिपेंड करता है। हाँ, बेसिकली उसका मन है, अगर उसका मन ना है वापस करने देखिए का, अब वो ड्यूरेशन सर नहीं, अगर बाई चांस मैं आपसे लीगली पूछता हूँ, अगर वो बोले भाई मैं वापस नहीं करूंगा, तो हम कुछ नहीं उसके अगेंस्ट कर सकते? नहीं, देखो देहरादून में अभी तक मेरे केसेस में तो ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि बीच में एक बार हुआ भी था कि किसी ने एग्रीमेंट करा दिया था, देखो फुल फ्लेज अमाउंट तो नहीं, लेकिन कुछ पार्ट उसका आपको रिफंडेबल हो जाएगा, लेकिन देखो उसमें भी उस बंदे का भी 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन किया है, उसका भी समय खराब हुआ है, ठीक है, ये चीज सबको सोचनी चाहिए। अगर आज अपने साइड से सोचूं, मैं किसी को प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा हूं और मैंने उसके 4 महीने ले लिया और मार्केट में एक्सपोज हो गया है कि हाँ यार ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो चुकी है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी नुकसान तो है ना नवानी जी, तो वो चीज बायर को भी सोचनी चाहिए, राइट अबाउट है। लेकिन मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ एज अ कंज्यूमर, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ, ऑब्वियसली बहुत ये वीडियो जो देख रहे हैं
काफी लोग कंज्यूमर ही होंगे जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे होंगे। लोगों का सपना होता है प्रॉपर्टी लेना, लाइफ में एक बार लेनी है, ठीक है। डाउट्स रहते हैं तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर वो मना कर दे ओनर कि भाई मैं तुम्हारे 1 रुपए वापस नहीं करूंगा, तुमने एग्रीमेंट में लिखा है, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते अपनी साइड से। भाई मैंने भी अगर सपोज अपना 25% जो भी मैंने प्रॉपर्टी ली XYZ अमाउंट की और मैंने 25% दे दिया, हर किसी का बजट इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। किसी की वो लाइफ टाइम कमाई होती है। कोई प्रॉपर्टी, अब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आई एम नॉट श्योर, बहुत सारे लोग 60-65 की एज में आके प्रॉपर्टी लेते हैं जिंदगी की पहली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीपल प्रॉपर्टीज। हर कोई नहीं होता जिसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। मैं उस नजर से भी सोचना चाह रहा हूँ। उसने लाइफ की सारी सेविंग्स का 25% लगा दिया। अब अगर ओनर मना कर दे, यार कुछ भी हो सकता है ना, आजकल पता है हर कोई एक जैसा ओनर नहीं होता। 99% आप बता रहे हो दे देते हैं, बातचीत करके एक्सटेंड कर देते हैं XYZ। लेकिन अगर ओनर मना कर दे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। क्या उस कंडीशन में ये कर सकता है वो, जैसे आपने मेरे को बोला कि उसका बजट नहीं बैठ रहा है। नहीं, मैं बजट की बात अभी कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ। कुछ भी रीजन हो सकता है यार, कुछ भी। देखो अगर XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, बजट कोई reason। इशू नहीं है और XYZ कोई अदर रीजन है, चलो बजट भी है, चलो मैं रीजंस की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ऐसा हो सकता है उस कंडीशन में कि आपको फुल फ्लेज ना होके एक 50% अमाउंट रिफंडेबल उसमें हम कर सकते हैं। वो तो आपने बोल दिया हाँ, पहले भी। हाँ। लेकिन अगर वो मना कर दे तो हम क्या करें एज अ कंज्यूमर? हम कुछ नहीं कर सकते उस केस में, क्योंकि एग्रीमेंट आपने बता दिया, लीगली हो गया, स्टैम्प बन गया। देखिए वैसा तो ऐसा अभी तक तो कोई केस आया नहीं है पहले तो, ठीक है, और आगे भी मेरे ख्याल से नहीं आएगा क्योंकि इंसानियत अभी है, हाँ। है ना। नहीं, लेकिन नहीं, हो जाता है। और एक चीज और है प्रभात जी, इसीलिए जो होता है देखो 25% अगर कोई पे कर रहा है, इसीलिए मतलब सियोरिटी है ना लेगा। हाँ, अगर वही आप अगर 5 लाख रुपए देके आप 50 लाख की प्रॉपर्टी है या 1 CR की प्रॉपर्टी, आप 5 लाख रुपए मैं ओनर पे जा रहा हूँ, प्रभात जी ने दिया, इन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, एग्रीमेंट कर लो। उस कंडीशन में भाई आप हो सकता है लोन के लिए आगे कर रहे हो या आपने फंड अरेंज करना है कहीं से, वो नहीं हो पाया। आपकी बात बिल्कुल सही है, आई एम एग्रीइंग विद यू गाइस। अब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, मैं टेक्निकल आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। अगर वो मना कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए उस कंडीशन में अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया है, अगर आप मेरे को एकदम चाह रहे हैं कि क्लियर कट में बात करूं, तो अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया है तो ऑब्वियसली इसमें कोई फिर चांसेस नहीं है। अच्छा, मतलब वो रिफंड ना करे अगर, वैसे तो कोई ऐसा होता नहीं है, नहीं होता लेकिन अगर कोई 1000 में से एक देखो एक निकले, इतना इंसानियत है देहरादून में भी जो है कि आदमी कर लेता है, कर देते हैं वैसे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं एकदम वर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूं, मैं तो देखो आपने मुझे इस पॉडकास्ट में एज अ कंज्यूमर बुलाया इसलिए क्योंकि मैं सारे उस माइंडसेट से आपसे पूछ रहा हूँ ना। आपका काम है प्रॉपर्टी बेचना, बनाना, हमारा काम प्रॉपर्टी लेना, मतलब मेरा काम है नहीं, लेकिन जो भी कोई वीडियो देख रहा है प्रॉपर्टी इसके लिए देख रहा है, तो मैं उस नजर से आपसे तो प्रभात जी मोस्टली ये चीज कहाँ होती है जो पैसा वापस मिलता है, जहाँ पे 25% न देके 5% पे एग्रीमेंट हो रहा है। काफी लोग जो देहरादून में सपोज ओनर है 5% में टोकन में ले रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है 5% पे, काफी डीलर्स लोग कर रहे हैं कि हाँ ओनर भी डिपेंड करता है, पता नहीं है उसका सिविल कैसा है, लोन के आगे का नहीं है कुछ भी। देखिए तो उन्होंने जहाँ से 25% जिस पे अमाउंट है वो एग्रीमेंट कर रहा है तो उसकी सियोरिटी है, वो प्रॉपर्टी लेगा। सिंपल सी बात है नवानी जी। देखिए अगर आज की डेट में अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैं कोई शॉप रन करने जा रहा हूं, अब मैं ऐसे तो है नहीं कि जाऊंगा और सीधा शॉप, मैं 6 महीने से पहले प्लानिंग करूंगा उस चीज़ की। मेरे पास कितना कैपिटल है, कितना कौन सा प्रोडक्ट मैंने चूज किया है, मार्केट क्या रेट चल रहा है, क्या मेरे को प्रेजेंट करना है, क्या किसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। तो प्रॉपर्टी कोई आलू प्याज तो है नहीं, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूँ, आलू प्याज तो है नहीं। तो हर कोई बंदा इतना प्रिपेयर पहले से होता है कि उसको पता है वो क्या चीज़ लेने जा रहा है, उस पर कितना कैपिटल पड़ा है, कितना उनको लोन सेंक्शन हो जाएगा, क्या प्रोफाइल है। तो हर कोई पहले स्टडी करके ही आता है। हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको अब डोर पे भी ना आना पड़े, पहले उनका टाइम बचे कि वो वीडियो के थ्रू ही देख लें कि प्रॉपर्टी कैसी है। उसको भी जो भी उनके बाद लीगल उसको चीज़ सोचनी है या देखनी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है उस बिहाफ में। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अगर बोलूँ कोई व्लॉगर से करने के लिए, तो वो आप सिर्फ वीडियो देख सकते हो, उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको क्या किस तरह क्या लीगल एक्शंस हैं, जो भी इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा, एग्रीमेंट कितने % पे होगा, ठीक है, वो चीज वो आपको नहीं बता सकता अगर आप एक जेन्युइन बायर हैं। हाँ, नहीं, अगर आपको खाली प्रॉपर्टी देखनी है ना, मतलब आपका कहने का मतलब है बाइंग प्रॉपर्टी विद अ ब्रोकर इज सेफर देन गोइंग फॉर ब्लॉग्स, राइट? मेरे जैसे बहुत सारे लोग की वीडियो देख रहे हैं जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे होंगे। मैंने तो देखो डेली थी इनसे ही
कुछ प्रॉपर्टीज इनसे ली, कुछ प्रॉपर्टीज इनसे ली है। चलो ये तो बात आपने बता दी, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन आपको पूछा था कि अगर मैं प्रॉपर्टी लेता और XYZ रीजन की वजह से मैं एग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं रख पाता, कुछ भी रीजन, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द बजट, कुछ भी रीजन हो सकते हैं ऑब्वियसली, तो उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट? सिंपल सी बात। क्योंकि अब क्वेश्चन को ज्यादा नहीं बढ़ाते, आप लोगों ने मुझे ऐड किया इस पॉडकास्ट में, तो मैं एज अ कंज्यूमर, क्योंकि मैंने इनसे भी प्रॉपर्टीज ली, आपसे भी ली, आपको पता है, आपने मेरे को ऐड करने का मोटिव ये था कि मैं कुछ वो क्वेश्चंस पूछ पाऊं जो आई होप बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, यही रीजन था कि हमने आज आपको इनवाइट किया। हाँ, तो मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें कुछ क्वेश्चन इरिटेटिंग लग रहे हो, लेकिन मैं सच में जानना चाहता जो था। देखिए जो आपने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट ऑन किए हैं, क्योंकि ये मे बी जो अब आगे जो हमसे कभी कांटेक्ट करेंगे उनको मे बी हेल्पफुल करे ये वीडियो, है ना? तो उस चीज़ के लिए बहुत सही है।